सबका स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं द्वारका के प्रख्यात शिवराजपुर बीच पे, जिसे अभी कुछ ही समय पहले ब्लू फ्लैग बीच घोषित किया गया है। आज हम आपको शिवराजपुर बीच की सैर कराने नहीं, बल्कि यहाँ पे बसी आम जनता की आवाज़ आप तक पहुँचाने आए हैं। कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हकारात्मक और एक नकारात्मक। हकारात्मक छवि ऐसी है जिसमें हमें सब कुछ साफ सुथरा नजर आता है, और वहीं नकारात्मक छवि में हम हमेशा सच पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही कुछ हो रहा है यहाँ शिवराजपुर बीच पर, जहाँ आम जनता को सरकार के काम से संतुष्टि नहीं है, और उसी आम जनता में से एक आवाज उठकर आई है अशोक माणिक की, जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया है और हमारे जरिए अपनी आवाज को जनता और सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। हाँ, तो बताइए अशोक जी, आपकी क्या समस्या है जो आप हमारे जरिए सरकार और जनता तक आप अपनी समस्या की आवाज बुलंद करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24 का आभारी हूं, और शिवराजपुर ब्लू फ्लैग बीच का जो डेवलप हो रहा है बहुत खुशी की बात है। लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे गैर जिम्मेदारी से कुछ काम हो रहा है, जिसका तथ्यों के साथ में आज न्यूज़ 24 के माध्यम से सरकार और दुनिया के सामने रखना चाहूँगा। मैडम, मैं तो आपके सवाल के जवाब से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप यहाँ से जब आए तब एंट्री पॉइंट से एंट्री ली थी? हाँ, हमने एंट्री ली है, हमारे पास टिकट है। अच्छा, तो वो टिकट कृपया मुझे आप दिखाइए। तो हमारे पास टिकट है, हम आपको दिखा सकते हैं। ये रही जो हमने अंदर एंट्री होते वक्त हमने टिकट लिया था। अच्छा, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस टिकट को जूम किया जाए और आप सब देखिए। इस टिकट पे ना तो तारीख मेंशन है, न ही किसी का हस्ताक्षर है, ना किसी का ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट का, उसका भी कोई प्रूफ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ किसी होटल ने इसको स्पॉन्सर किया हुआ है। बैक साइड में आप देख सकते हैं उसके एडवर्टाइजमेंट। और इसी सारे पिछले 2 साल से करोड़ों रुपए वसूल किए गए हैं। वो पैसा कहां गया? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और आज मैं दुनिया के सामने दिखाना चाहता हूं। मान लीजिए ये एक और टिकट है, जैसे कि सुदामा सेतु की हो गई। मैं आप कैमरामैन से कहूंगा ये भी दिखाइए। ये सुदामा सेतु की टिकट है जो पूरी कंप्यूटराइज है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका जो मतलब हैंडलिंग है वो द्वारका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर पालिका द्वारा होता है। नगर पालिका द्वारा होता है, फिर भी इस पे सारी चीज मेंशन है, कौन सी तारीख, किसने लिया, कितना लिया, कौन से टाइम पे एंट्री ली, सारी चीज कंप्यूटराइज। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होने के बावजूद ये कच्ची चिट्ठियां यानी ये कच्चा चिट्ठा है। पिछले 2 साल से करोड़ों रुपए वसूल किए गए हैं। अब मैंने जीईसी पे ब्लेम किया है। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत मैंने जीईसी यानी गुजरात इकोलॉजी कमीशन जो पूरा मेंशन करता है प्रोजेक्ट को, तो मैंने उनसे गुहार लगाई, मैंने एप्लीकेशन की। दुख की बात यह है कि मुझे रिप्लाई में उन्होंने भेजा है, मैं वो भी जनता को आज दिखाना चाहता हूं। देख लीजिए। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इसको आप जूम करके दिखाइए दुनिया को। गुजरात इकोलॉजी कमीशन लेटर पैड पे ये इन्होंने मुझे लिख के दिया है। ये देखिए, गुजराती में लिखा हुआ है मुद्दा नंबर 8, माहिती उपलब्ध नथी, यानी कि आई हैव ए नो इंफॉर्मेशन। सोचो, जिस बंदे के पास पूरी काम की जिम्मेदारी है, अगर वो ये बात बता दे कि मुझे मालूम नहीं है, आम जनता जाए तो जाए कहां मैडम? आपकी बात बिल्कुल सही है। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जीईसी के अलावा आपने और किन किन सरकारी खातों में इस समस्या की गुहार लगाई है? देखिए, जब जीईसी की ओर से मुझे ये नकारात्मक रिप्लाई मिला, उसके तुरंत बाद मैंने एक्शन ये लिया कि जो यहाँ के बीच कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो यहाँ के डीएम हैं। तो मैंने डीएम से लेटर लिखा और मैंने लेटर में ये मेंशन किया कि सर 16 जनवरी को हम जो बीच से रिलेटेड पूरे ऑफिसर्स हैं वो सबको साथ में बुलाकर एक पब्लिक हियरिंग यानी कि गुजराती में कहते हैं एक जाहिर सुनावनी वो करते हैं। जो जो मेरे डाउट्स है
वो जिन ऑफिसर के रिलेटेड है वो हमारी गांव के जनता के सामने, मीडिया के सामने आकर क्लियर कर दे। लेकिन 28 तारीख को जब डीएम यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि 16 तारीख को, हमने पूछा था कि 16 तारीख को यहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उन्होंने कहा था कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो इस चीज़ पे आपका क्या कहना है? जी, ये बहुत अच्छा किया ये सवाल करके। मुझे बहुत दुख हुआ जब मुझे ये मीडिया की ओर से पता चला था कि डीएम ने 28 को यहाँ पे मना कर दिया है कि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं है। मैं आपके कैमरामैन से कहूँगा कि मैंने जो 22 तारीख को, जो 22 दिसंबर को जो लेटर लिखा था डीएम को, उसको झूम करके दिखाए। इसमें आप डेट देख सकते हैं। चलो ये कोई मुझे गलत साबित कर सकता है, लेकिन जब मैंने 22 को भेजा, वो रजिस्टर रेडी किया था इंडियन पोस्ट की ओर से, जिसकी ये रसीद है कि 22 को मैंने भेज दिया और 24 दिसंबर को ये लेटर डीएम ऑफिस में रिसीव हो चुका है, ये इंडियन पोस्ट का कहना है। ये रसीद मेरे घर पे नहीं छपती। तो अब आप भी इंडियन पोस्ट की साइट पर जाकर ये पूरी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि 24 को जब डीएम के पास ये मेरा लेटर पहुंच गया है, उसके 4 दिन बाद भी डीएम अगर सिरे से खारिज कर दे तो ये बड़े अफसोस की बात है मेरे जैसे एक सोशल वर्कर के लिए। अगर 16 तारीख की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अगर उसमें आपकी समस्या का अगर समाधान नहीं निकलता है तो आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी इस चीज़ को लेकर? देखिए मैडम, ये 16 तारीख को जो हमने पब्लिक हेयरिंग का एक प्रोग्राम किया है, वो पूरा इस बीच के रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स है, सारी की सारी फाइलें मेरे हाथ में है। एक एक करके सबसे रिप्ले लेना है। ये सारी फाइल्स में कच्चा चिट्ठा ही मैं आज समझता हूं, क्योंकि मेरे जब तक मेरा डाउट क्लियर नहीं होता तब तक मेरे लिए ये एक भ्रष्टाचार है। हाँ, मैंने बुलाया है, वो लोग आएंगे और मेरा क्लियर, जब तक जो जो चीज का क्लियर होता जाएगा मैं इसी समंदर में इसको फेंक दूंगा। और आपने जो सवाल किया तो उसका जवाब देते हुए मैं आप मीडिया के माध्यम से सबको कहना चाहता हूं कि देखिए, शराफत का जमाना नहीं है, मैं भी जानता हूं, फिर भी मैंने शराफत की है। आज तक मुझे शराफत के रास्ते से कोई कामयाबी नहीं मिली है। लेकिन 16 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो लोग नहीं आए तो जैसे जनता रेड होती है ना, वैसे हिंदुस्तान में पहली मीडिया रेड होगी। मैं पूरा ट्रक भर के ले जाऊंगा इन लोगों की ऑफिस पे मीडिया को, और फिर भी हमको जवाब नहीं मिला तो मेरे साथ जो 3 बंदे हैं ना, वो 2 सुप्रीम कोर्ट वाले हैं और एक हाई कोर्ट वाला है, तीनों मेरे फ्रेंड है। तो जरूरत पड़ने पे मैं इन लोगों को बोल दिया हूं, ये स्टडी भी कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पे मैं गुजरात हाई कोर्ट भी जा सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता हूं। तो सर, एक सवाल और है हमारा, आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि आप क्यों कर रहे हैं सर? देखिए, सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं, सारे दर्शक भी मेरी प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। मैं कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं हूं कि जो अपने वोटरों को लुभाने के लिए यह सब करता हूं। मैं सिर्फ इस देश का एक नागरिक हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी अगर भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं तो अकेले प्रधानमंत्री जी से कुछ नहीं होगा, हर एक नागरिक को ये काम करना होगा। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ब्लू फ्लैग बीच की एक टैगलाइन है, नो प्रॉफिट नो लॉस। आप सारे दर्शक भी इसको गूगल कर लीजिए अगर मैं गलत हूं तो। नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलना चाहिए। तो यहां जो प्रॉफिट होता है वो जाता कहां है? एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। मैं आपको बता दूं, जब यहां कुछ नहीं था बीच पे डेवलपमेंट, तब हमारे गांव के 5 बंदे यहां पे छोटी मोटी दुकानें ठेला लगा के नींबू पानी नारियल पानी बेचकर 200-500 रुपए शाम को कमाते थे। जब से ये बीच का डेवलप हुआ है उनको खदेड़ दिया गया है, एक भी दुकान यहाँ पे नहीं है। तो किस चीज के आधार पे आप, मैं तो जो बात करता हूँ तथ्यों के साथ बात करता हूँ। मैंने जो भी बात कही है मैंने सामने तथ्य रखा है, ठीक है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस गांव की भलाई के लिए करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे गांव की पोजीशन, ये पूरा ओखा मंडल 1947 से बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं है किसी भी चीज की। हमें डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन उसके आड़ में अगर कोई सरकारी मुलाजिम अपनी तिजोरी भर जाए वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इस देश का कानून संविधान हमारे साथ है और हम जानते हैं उनसे कैसे बिहेव करना है।
जो हम कायदे से करते हैं और इन फ्यूचर भी करते रहेंगे। तो मैं मीडिया की माध्यम से सारे देशवासी, शासन, प्रशासन, सबको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बात मैं तथ्यों के साथ रखा उसका आप अवलोकन करें और हमें न्याय दें। तो देखा कि हमने अपने चैनल के माध्यम के द्वारा आम जनता की आवाज़ आप तक पहुंचाई है। अब आप सोचिए कि सही क्या है और गलत क्या। संवाददाता जेनिशा दीक्षित के साथ कैमरामैन आकाश विठलाणी।